केतन मर्डर केस में पुलिस के पास अब तक कोई ऐसा अहम सबूत नहीं था जो डायरेक्ट बता सके कि किसी ने सुना हो कि सिया और चेतन मर्डर की प्लानिंग कर रहे हो या किसी ने धक्का मारते हुए देखा हो। लेकिन अब एक शख्स की एंट्री हो गई है। वो तीसरा शख्स इन दोनों का दोस्त है और इन दोनों ने यानी सिया और चेतन ने इसे अपने प्लान में ऐड किया था, यानी अपने प्लान का हिस्सा बनाया था। और बाकायदा 18 तारीख को जिस दिन केतन को धक्का मारा गया उस दिन उस जगह पर उसे भी बुलाया गया। पूरी प्लानिंग उसे पता थी, पूरी प्लानिंग उसके सामने डिस्कस हुई थी। लेकिन एंड टाइम पर उस दोस्त ने अपना प्लान बदला और वो वहाँ नहीं गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने एंड टाइम पर अपनी प्लानिंग बदल दी, वो वहाँ नहीं पहुँचा। उसने ये बात किसी और को क्यों नहीं बताई और वो शख्स था कौन, किसका दोस्त था और क्यों उसे इन लोगों ने अपने प्लान का हिस्सा बनाया था। इस वीडियो में जानेंगे कौन था वो शख्स, किसका दोस्त था और क्यों उसे प्लान में ऐड किया था। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। सिया को उस जगह पर ले जाया गया जहां से केतन को धक्का मारा गया था और सेम जगह पर एक दिन बाद जो है चेतन को भी ले जाया गया और वहाँ सीन रिक्रिएट किया गया और वहाँ से एक डमी पुतला था, वो डमी पुतले को नीचे फेंका गया कि देखने के लिए कि जो ये चीज़ें बता रहे हैं वो आपस में मैच कर रही हैं या नहीं। और अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि कोई एक ऐसा गवाह या सबूत हो जिससे पता चले कि इन लोग ने धक्का मारा है या इन्होंने अपनी प्लानिंग किसी के सामने डिस्कस की हो। तो कोई ऐसा सबूत चाहिए था क्योंकि अब तक इस केस में जो भी सबूत था वो सब सर्कमस्टांशियल एविडेंस था। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बिहाफ में भी जो है सज़ा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट में केस जो है हल्का बनता है इससे। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको पास अगर डायरेक्ट एविडेंस है कि किसी शख्स ने देखा हो या किसी शख्स के सामने इन्होंने ये प्लानिंग डिस्कस की हो तो वो सबूत जो है अहम माना जाता है। अब ऐसे में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इनके मोबाइल फ़ोन खंगाल रही थी। इन्होंने अपना फ़ोन तो फॉर्मेट मार दिया था चेतन ने, और चेतन और सिया इतने स्मार्ट थे कि चैट में कोई ऐसी बात नहीं करते थे मर्डर और प्लानिंग की, क्योंकि उन्हें पता था कि आगे जाकर हमारे चैट्स जो है खंगाले जाएंगे, हमारे चैट रिकवर किए जाएंगे अगर हम पकड़ा गए तो उसमें चीज़ें निकल कर सामने आएगी। स्मार्ट तो थे और इन्होंने बहुत सारी जो है वेब सीरीज़ वगैरह और सीरीज़ देखी थी क्राइम की, और जिसमें से इन्हें थोड़ा बहुत आइडिया तो मिल गया था कि क्या क्या करने से पुलिस के पकड़ में आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ये फॉलो कर रहे थे। अब इन दोनों ने अपने एक दोस्त की मदद ली और पुलिस बता रही कि बीड़ का रहने वाला ये शख्स है और ये चेतन का दोस्त है और ये भी पुणे में ही जॉब करता था। अब इन्होंने उसकी मदद ली और ये चाहते थे कि वो आगे आकर ये सब चीज़ें करे और कहीं भी इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट ना हो। उस दिन जिस दिन सिया उस पहाड़ पर पहुंची थी, किले पर पहुंची थी, तो चेतन की जगह पर उसे आना था, लेकिन वो इन दोनों के प्लान का हिस्सा नहीं बना। उसे कहीं ना कहीं ये डर हो गया और उसे इस बात का एहसास हो गया कि ये जो कर रहे हैं गलत है और मैं फंस जाऊंगा। तो इन्होंने लालच भी दिया पैसे का और कुछ चीज़ों का, लेकिन वो एंड टाइम पर जो है पीछे हट गया। अब ऐसा बताया जा रहा है कि उसके पीछे हटने के बाद चेतन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो खुद उस जगह पर पहुंचा और जल्दबाजी में उसने कुछ मिस्टेक कर दिए। तो पहली चीज़ थी कि उसने अपने जो दुकानदार का, अपने जो दुकान में उसके एक जो लेबर काम करता था उसका फ़ोन ले आया, लेकिन अपने फ़ोन का इंटरनेट बंद कर दिया और कॉलिंग चालू रख कर आया। तो किसी को भी शक होगा कि इंटरनेट कोई क्यों बंद करेगा 24 घंटे तक। और ये वहाँ उस जगह पर पहुँचता है स्कूटी से। वो कई जगह सीसीटीवी फुटेज में भी आता है और वहाँ चलते टाइम पे सीसीटीवी फुटेज में आता है। तो कोई भी उसने ये नहीं सोचा कि अगर सीसीटीवी फुटेज में आएगा और बाकायदा दिखेगा तो आगे जाकर उसका पकड़ाना तय है। लेकिन एक और चीज़ थी कि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसके बाद तो केतन नहीं आएगा पहाड़ पर ट्रैक करने के लिए, क्योंकि आखिरी मौका है। क्योंकि इससे पहले भी 5 तारीख को, 15 तारीख को और उससे पहले भी इन्होंने ट्राई किया था उसको मारने का और उसको पहाड़ पे लाने का किले पर, लेकिन वो प्लान सक्सेस नहीं हुआ। तो इस बार ये सोच रहे थे किसी भी तौर पे हमें वो ये प्लान को सक्सीड करना है, हमें इसको वहाँ मार देना है। अब ऐसे में ये सब कुछ हुआ, प्लानिंग हुई, इन्होंने अपने एक तीसरे दोस्त को सब चीज़ें बताई और उससे सब कुछ शेयर किया। उसे इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता था और पुराना दोस्त था, लेकिन एंड टाइम पे उसने इन दोनों को गच्चा दे दिया। बोला कि नहीं, मैं जो है तुम्हारे प्लान का हिस्सा नहीं बनूंगा, और वो पीछे हट गया। अब पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो इन्होंने देखा कि ये दोनों रेगुलर एक शख्स के साथ कॉन्टैक्ट में थे। फिर अब पुलिस धीरे धीरे एक एक पहलू पर जांच कर रही थी, तो उस लड़के को भी पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे जब पूछताछ किया तो पुलिस को बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स मिले
और पता चला कि उस शख्स को इनके बारे में सब कुछ पता था। अब ऐसे में पुलिस उसको सरकारी गवाह बनाने जा रही है और उससे ये जानने की कोशिश भी कर रही है कि क्या कुछ प्लानिंग थी, क्या कुछ तुमसे शेयर किए थे, कैसे मारने की प्लानिंग थी और किस पैटर्न में ये सब कुछ करने का सोच रहे थे। क्योंकि पुलिस के पास देखिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस था कि जिस जगह से वो गिरा वहाँ ये दोनों मौजूद थे, वो टाइमिंग पे ये मौजूद थे, इनका सस्पिशियस किसी और का फ़ोन लेकर आना, मुंह छुपा कर आना, हुडी पहनना इतने गर्मी में, तो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे। लेकिन वारदात वाली जगह पर दो लोगों का होना इसका मतलब ये नहीं कि वारदात उन्होंने किया है। ये बहुत सारे हमने सुप्रीम कोर्ट के पुराने केसेस भी देखे और उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसमें बाकायदा जो है लोगों को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि सिर्फ दो लोगों का एक जगह पर होना ये कहीं भी प्रूव नहीं करता कि वो लोग ही ये क्राइम किए हैं या उन लोगों से ये क्राइम हुआ है। तो ऐसे में पुलिस के लिए चैलेंज था और पुलिस इसी फिराक में थी कि कोई ऐसा लिंक मिल जाए, कोई ऐसा नेटवर्क मिल जाए कि कहीं ना कहीं इन्होंने किसी से ये डिस्कस किया हो या कोई ऐसा शख्स हो जिसने उस वारदात को उस समय पे वहाँ देखा हो। अब ये चीज़ें पुलिस मीडिया में इतने दिन से चल रही, सब चीज़ चल रही है, लेकिन अभी तक सामने नहीं आई थी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग थी। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही थी। तो आपने देखा होगा एक सीसीटीवी फुटेज मैंने आपको दिखाई थी कि हत्या से एक दिन पहले 17 तारीख को शाम को ये लोग एक कॉफ़ी शॉप जाते हैं, वहाँ बैठ के ये लोग प्लानिंग करते हैं। ये उनको प्लानिंग इसलिए करनी पड़ती क्योंकि नेक्स्ट डे उनका दोस्त जो था उसने आने से मना कर दिया था। अब इनके सामने एक बड़ी दुविधा थी कि अब इन दोनों को ही इस प्लान को सक्सीड करना है और इन दोनों को ही ये प्लान जो है खुद से एग्जीक्यूट करना है। अब ये यहाँ से ये टेंशन में आ गए कि अब जो तीसरा बंदा है वो तो हमारे साथ नहीं है, अब हम दोनों को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और सडन डिसीज़न इन्होंने लिया कि हम ही इसे रास्ते से हटाएंगे और उसकी मदद के बिना। फिर ये लोगों ने जो सेम प्लान था उसी को रूटीन में रखा। बस अब उस शख्स की जगह जो है चेतन वहाँ पहुँचा और चेतन ने सब कुछ किया। अभी शख्स कौन है, क्या है, पुलिस इसकी ज़्यादा जानकारी अभी तक बता नहीं रही। और हमारे जो रिपोर्टर हैं वहाँ से रेगुलर जो कवर कर रहे हैं ओमकार बाबले और बाकी के रिपोर्टर्स, वो जो उनके लोकल सूत्र और पुलिस में जो उनके सूत्र हैं वो उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और इस खबर में डेली नई नई चीज़ें कुछ ना कुछ निकल कर तो आ रही है। अभी कल जो मैंने खबर बताई भी थी और आपसे शेयर भी की थी कि सिया के जो भाई हैं साहिल, उन्होंने कहा था कि हमने पूछा था और तभी सिया ने हमसे कहा था केतन से जब उसका रिश्ता हो रहा था कि तुम्हारे चेतन से रिश्ते हैं अभी कंटिन्यू है, तो उसने बोला था नहीं चेतन से सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं उससे बात नहीं करती और हमारे बीच में कुछ नहीं है। ये बात केतन से जब उसका रिश्ता तय हो रहा था तब सिया ने अपने भाई से ये बात कही थी। और दूसरी तरफ उनके माँ बाप ने शुरुआत में कहा कि हम तो जानते ही नहीं चेतन को। अब एक तरह से कह सकते हैं कि परिवार वालों की बात में थोड़ा सा विरोधाभास है कि एक तरफ जो भाई है वो कह रहा है कि मुझसे उसने कहा था कि कुछ नहीं, और दूसरी तरफ मम्मी पापा कह रहे हैं कि हमें कुछ पता नहीं। अब उनके पिता ने साफ साफ कहा कि अगर मेरी बेटी दोषी होगी तो उसको जैसी मौत केतन की हुई है उसी तरह उसे भी मार देना चाहिए। फिर दूसरी तरफ परिवार वाले अपना वकील भी लेकर गए अपनी बेटी के लिए और बेटी ने पहले से कोई वकील कर लिया। इस बात को लेकर भी परिवार की आपस में बहुत ज़्यादा वहाँ लड़ाई हुई और इस बात को लेकर जो सिया के वकील थे उन्होंने परिवार के ऊपर 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा ठोक दिया, मतलब नोटिस भेज दिया कि ये लो। अब इन सब के बीच में फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मीडिया प्रेशर भी है। एक फुटेज सामने आई जिसमें सिया जा रही है तो सिया का जो एटीट्यूड है वो कम नहीं हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि आरोपी अगर जेल में हो और लॉकअप में हो, पुलिस कस्टडी में हो, तो कहीं ना कहीं वो टूट जाता है, वो अच्छे खासे टूट जाते हैं। लेकिन सिया जो है वो मिडिल फिंगर दिखाकर जा रही थी, जो एक तरह से एक गाली है, और वो मीडिया कर्मियों को मिडिल फिंगर दिखाकर जा रही थी, गाली एक तरह से वो गाली बोल रही थी उन्हें, और जो कि कहीं से भी अच्छा नहीं है। वो जो उसका बिहेवियर है वो कहीं से भी ठीक नहीं था, जिससे वो बताता है कि वो अभी भी किसी अफसोस में या किसी वैसी चीज़ में नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा इस बात का गम हो रहा है। नहीं तो अच्छे खासे लोग तो मतलब ही नहीं रखते, वो सोचते अब हम इतने बड़े दुविधा में फंसे, हम कहाँ किसको डील करें। अब लोग सोचते हैं कि मीडिया भी तो उनके पीछे जा रही है, इतनी उन्हें कवर करी है, तो उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है जो उनको कवर ना किया जाएगा। इतना बुरा काम किया है, एक मासूम बच्चे को मार दिया जिसकी कोई गलती नहीं थी, जो अपने घर की जिम्मेदारियां उठा रहा था, जो अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा था, जिसके पास ठीक ठाक पैसा था, अच्छा ग्रो कर रहा था, बाहर से पढ़ कर आया था, सब कुछ बढ़िया था, और आपने अपने फ़ायदे के लिए उसकी बड़ी बेरहमी से मौत कर दी। तो
में अब बहुत लोग ये कहते हैं कि उनके परिवार और उन सब से सवाल जवाब, ये वो, परिवार भी परेशान होता है। तो शायद परिवार ने स्ट्रिक्ट एक्शन पहले ले लिया होता तो शायद उनकी बेटी से एक बच्चे का कत्ल होने से वो बचा सकते थे, लेकिन नहीं, परिवार ने भी नोटिस नहीं किया। परिवार ने कहा कि हम, बहुत सारे क्लेम किए गए, मतलब मैंने देखा कि सिया की मम्मी को नहीं पता होगा, उनके माँ बाप भूले होंगे कि बच्चा उन्हें अंधेरे में रख रहा था हर चीज़ों में, क्योंकि बच्चा घर पे कुछ और प्रिटेंड कर सकता है, बाहर कुछ और हो सकता है। ये बात मैं मान सकता हूँ, क्योंकि बहुत बार बच्चे दिखाते हैं घर पे कि हम बहुत शरीफ हैं और बाहर जाकर वो वो चीज़ें करेंगे जो उनके माँ बाप को पता भी नहीं होगी। अब ऐसा ही कुछ होगा। और सिया की वीडियोस बाकायदा वायरल हो रही हैं कि सिया के हाथ में बियर है और फ़ोन पर वो किसी से लड़ रही है, एग्रेसिव है, और उसके आसपास के जो लोग हैं, दोस्त यार, वो भी बता रहे थे कि एग्रेसिव थी, गुस्सैल थी और वो लड़ाई करती थी। ये बात केतन ने भी अपने पापा से कही थी कि पापा वो ना छोटी मोटी बातों पे बहुत लड़ रही है, वो मुझसे गुस्सा कर रही। तो पापा ने कहा था केतन के कि बेटा अभी उसकी उम्र आपसे थोड़ी छोटी है, तो आप उसको मैच्योरली हैंडल करो, और ऐसी कोई बात नहीं है। सोचो, बार बार बच्चा बोल रहा है, फिर भी पेरेंट जो है सुनने के लिए रेडी नहीं है। और यहाँ जो था कि पेरेंट्स अंधा भरोसा करते थे, अंधा विश्वास करते थे कि सिया एक अच्छी लड़की है और वो इनको कभी हार्म वाम नहीं पहुँचाएगी, और पेरेंट्स उनके अच्छे हैं। सिया के पापा तो उनकी बातों से ही पता चलता है कि वो कितने, मतलब कितने संयम वाले इंसान हैं और कितने संयम वाले आदमी हैं, कितने धैर्य से, कितने अच्छे से बात करते हैं। मतलब एक आप आदमी की पर्सनैलिटी देखकर आप समझ सकते हैं। तो उनके घर में जो उनके फादर है वो तो बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है, और लोकल लोग भी ये कहते हैं कि वो जो उनके पिता हैं वो तो काफ़ी अच्छे आदमी हैं। और बाकायदा मैंने पहले दिन जब सिया के पापा का इंटरव्यू आया था, और मैं कंपेयर करता हूँ केसेस को, तो सोनम रघुवंशी का केस जब मुझे याद आता है, जब राजा के परिवार वाले सोनम के घर वालों पर आरोप लगाए, तो सोनम के घर वालों ने भी पलट के आरोप लगाना शुरू कर दिया। और सोनम के पापा तो मान ही नहीं रहते, बोल रहे थे मेरी बेटी ने कुछ गलत किया ही नहीं है, मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। वो मानने के लिए रेडी नहीं थे और अपनी बेटी को लास्ट तक डिफेंड कर रहे थे। फिर बाद में जाकर उन्होंने अपना बयान बदला। लेकिन यहाँ पिता ने पहले दिन ही बोला, जब बेड पर थे, उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी की गलती है तो उसे वहीं से धक्का मार देना। दूसरी चीज़, जब हमारे संवाददाता ने उनसे पूछी कि आपकी वो जो केतन के परिवार वाले वो आप लोग पर भी आरोप लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी भी गलती होगी तो हमें भी सज़ा मिले। सोचिए कितनी, मतलब वो कितनी धैर्यता से और कितना अच्छा उन्होंने जवाब दिया। और दूसरी एक और चीज़ उन्होंने कही कि केतन का परिवार बहुत अच्छा परिवार है और वो लोग बहुत अच्छे हैं। कई बार उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने केतन के बारे में भी मेंशन किया कि केतन बहुत अच्छा लड़का था। उनकी मम्मी ने भी मेंशन किया कि केतन बहुत अच्छा लड़का था। वो उनके पापा ने बताया कि हमारे घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो केतन उन्हें फ़ोन कर पूछता था, पापा किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बताना। बाकायदा एक सगाई की वीडियो आई जिसमें वो केतन के साथ डांस कर रहे और गाना गा रहे। तो कहीं ना कहीं सिया के पिता तो केतन को मानते थे और उसे उसकी फ़िक्र करते थे, और अगर थोड़ी भी भनक होती अपनी बेटी के इस हरकत के बारे में, तो कोई भी बाप नहीं चाहता कि किसी का घर बर्बाद हो और मेरी बेटी की वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो। घर वालों को सच में नहीं पता होगा, और बच्चे आजकल बहुत छुपाते हैं और पेरेंट्स को लगता है उनके बारे में सब पता है, तो बहुत पेरेंट्स भी बहुत गलत फहमी में हैं। और मुझे लगता है कि आज के टाइम पे थोड़ी बहुत चीज़ें तभी पेरेंट्स और बच्चों में अच्छी होती है जब तक आप वो एटमॉस्फेयर ना दो। अगर आप बच्चे को वो माहौल दोगे कि बेटा तू मुझसे सब चीज़ शेयर कर सकता है, तू मुझे सब चीज़ बता सकता है, तो बच्चा फ्रैंकली आपको सब चीज़ें बता देगा। यहाँ सिया को उसके पापा ने, वो 12th के बाद पढ़ी नहीं पाई और उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, तो उसके पापा ने उसे बिज़नेस खोल कर दे दिया था, एक बेकरी खोल कर दे दी थी। अब उसे यहाँ लालच था कि उसे चेतन को भी नहीं छोड़ना है, उसे अपने पापा को भी नहीं छोड़ना है। लेकिन जो तीसरा बंदा है केतन, वो उसके लाइफ में मैटर नहीं करता था। अब वो मैटर नहीं करता था तो इसने उसका कत्ल करने का सोच लिया, और बाकायदा इनकी प्लानिंग सक्सेस भी रही और उन्होंने मार दिया। ये सोचे कि हमारे घर का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है और किसी को शक नहीं होगा, मेरे पर तो बिल्कुल भी किसी को शक नहीं होगा क्योंकि उसके घर वाले मुझे बहुत मानते हैं। लेकिन वही है, हर क्रिमिनल यही सोचता है क्राइम करने से पहले कि वो पकड़ाया नहीं जाएगा। अगर उसके मन में डर हो जाए ना कि वो पकड़ा जाएगा तो क्राइम करेगा ही नहीं। जिसके मन में डर हो जाएगा कि वो पकड़ा जाएगा या वो ये क्राइम करेगा तो वो पुलिस के उसको चक्कर काटने पड़ेंगे, तो वो क्राइम करने से पहले 1000 बार सोचेगा। लेकिन यहाँ सिया ने तो 1000 बार ट्राई कर लिया, मतलब 1000 बार तो जस्ट नंबर में बोल रहा हूँ, मतलब कई बार ट्राई कर लिया सिया ने, हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुई 2 बार। और फिर तीसरी बार में उन्होंने केतन को रास्ते से हटा दिया।
अब मैंने कल एक वकील से बात की, मैंने बोला क्या क्या इंपॉर्टेंट एविडेंस रहेंगे, तो मुझे वकील ने भी यही कहा था कि प्रवेश अगर कोई ऐसा गवाह मिल जाए जिससे इन्होंने डिस्कस किया हुआ, जिसके सामने इन्होंने बातचीत की हो या किसी ने देखा हो, तो ये बहुत ही क्रूशियल एविडेंस माना जा सकता है कोर्ट में, और ये इतना काफ़ी होगा इन्हें सज़ा दिलाने के लिए। बाकी तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, लेकिन ये और ज़्यादा क्रूशियल एविडेंस हो जाएगा। तो ऐसे में पुलिस के पास अब ये क्रूशियल एविडेंस आ गया है, और आज ही सुप्रीम कोर्ट में सोनम का भी मामला चला गया है, क्योंकि उसको हाई कोर्ट से बेल, जो उसे लोअर कोर्ट से बेल मिली थी, हाई कोर्ट में वो बेल वापस से एक्सेप्ट कर ली गई कि नहीं, सही जो लोअर कोर्ट है उसने सही बेल दी है, हाई कोर्ट ने माना, उसकी बेल रिजेक्ट नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसे सोनम को नोटिस भेजा और पूछा है कि तुम्हें क्यों बेल तुम्हारी रिजेक्ट ना की जाए, ये बताओ। अब नोटिस दिया, उसका जवाब आएगा और देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। और सुप्रीम कोर्ट से लोगों को बहुत ज़्यादा वो है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये केस के बाद खुद राजा की मम्मी सामने आकर कही और बोली कि अगर सोनम नहीं छोड़ती ना तो केतन की कभी हत्या नहीं होती। एक मैसेज जाता कि भाई मर्डर करने के बाद आप छूटोगे तो नहीं बेल पे। और जो एटीट्यूड सोनम का था छूटने के बाद, वो हंस के बाहर आ रही थी और सबको हाथ दिखा रही थी, वो कहीं ना कहीं से ये दिखाता था कि अफसोस उसे बिल्कुल भी नहीं है, और उसने जो किया है उसका उसे कोई गम भी नहीं है। तो वो एटीट्यूड बहुत लोगों ने देखा, वो वीडियो बहुत लोगों ने देखी, तो एक मैसेज तो गया सोसाइटी में कि हमारा लॉ सिस्टम ऐसा है भाई, मर्डर कर दिया, इतने सारे सबूत, ये पूरा फिल्मी पिक्चर बन गया, पूरी सब चीज़ें बन गई। इतना सबूत होने के बाद भी जो है पुलिस की एक छोटी सी मिस्टेक, और आपको पता है वो छोटी सी मिस्टेक क्या थी? जब आईपीसी जो था वो चेंज हुआ बीएनएस में, जो भारतीय न्याय संहिता जो नया आया एक्ट बना, उसमें नए नए चीज़ें जुड़े, तो जब आईपीसी ख़त्म हुआ बीएनएस आया, तो बीएनएस में जो मर्डर के लिए जो धारा थी, उस धारा में इन्होंने स्टार्टिंग का एक लेटर जो है गलत लिख दिया। अब उसकी वजह से वो वैसे कोई धारा ही नहीं थी मर्डर की। अब उसी के चक्कर में कोर्ट ने इन्हें लपेट दिया, लोअर कोर्ट ने। लोअर कोर्ट भी अपनी जगह पर सही था, उन्होंने बोला कि आपने धारा ही सही नहीं लगाई, मतलब आपने आरोपी को बताया ही नहीं कि उसे किस धारा में आप वो कर रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो। फिर अगर आपने ये नहीं बताया तो मतलब आपने उसके मौलिक अधिकार का हनन किया है। और ये बात कोर्ट ने मानी और इस बिहाफ पर बेल दे दी। यही बात हाई कोर्ट ने भी मानी, बोली कि सही बात है, आप इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हो। मतलब पुलिस ने कहा कि वो हमारा थोड़ा क्लरिकल मिस्टेक हो गया, लेकिन क्लरिकल मिस्टेक और ये सब चीज़ें कोर्ट में तो नहीं चलती, और इसी के ग्राउंड पर उन्हें जो है सोनम को बेल मिल गई। अब आने वाले समय में देखना होगा सुप्रीम कोर्ट से भी क्या बेल मिल जाती है या बेल खारिज होती है, या इस पर स्टे लग जाता है। तो आने वाले समय में सबकी नज़र होगी सोनम के केस पर, और दूसरी तरफ सिया के केस पर। सिया के केस ने इतना तूल पकड़ा तो बहुत सारे लोग इस पर रील बनाने लगे। एक लड़की थी, डॉक्टर थी, वो रील बना दी, बहुत सारे लड़कियां, और मैंने बहुत सारे राइटर्स देखा जो एक तरह से सिया को कल्प्रिट नहीं मान रहे, उनके माँ बाप को कल्प्रिट मान रहे, सोसाइटी को कल्प्रिट मान रहे। मैं मान सकता हूँ कि क्राइम कोई भी करता है, आफ्ताब ने क्राइम किया, बहुत सारे लोग जो क्रिमिनल क्राइम करते हैं, और मैं वहाँ जस्टिफिकेशन देने लगूँ कि नहीं आफ्ताब अपने घर वालों की वजह से ऐसा बन गया, माँ बाप उसे साथ में रखते, उसे सिखाते। कोई किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आदमी कुछ भी करने का सोच रहा है, उसके पास अपना भगवान ने उसे भी दिमाग दिया है, अगर वो अच्छा सोच सकता है, बुरा सोच सकता है। पेरेंट्स 18-19 साल तक बच्चे को बता सकते हैं, उसके बाद बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि वो अपने डिसीजन खुद लेने लगता है, जब उससे अच्छे बुरे की समझ हो जाती है, और हर चीज़ वो अपने पेरेंट्स से पूछ कर नहीं करता। पेरेंट्स को भी पता नहीं होता है, पिता जा रहे 9 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, मम्मी दिन भर घर में काम कर रही हैं, मम्मी जा रही है ऑफिस 9-9 घंटे की ड्यूटी कर रही है, उनके पास टाइम कितना बचता है वो दे पाए बच्चों को। अब जो टाइम बचता है उसमें उन्हें क्या पता कि बच्चा कॉलेज जाके क्या कर रहा है, स्कूल में जाकर क्या कर रहा है, या बाहर अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहा है, या ऑफिस जा रहा है तो क्या कर रहा है। तो जस्टिफिकेशन देना कि पेरेंट्स की गलती है। और मैं पढ़ रहा था, बहुत फेमस जर्नलिस्ट है जिन्होंने लिखा था, और मुझे उनकी बातें कहीं भी सही नहीं लगी। मतलब वो एक तरह से बचाव पक्षी था सिया के लिए। और किसी भी अपराधी के मन में अगर अपराध करने का उसने ठान लिया, तो वो मंदिर का पुजारी क्यों ना हो, या वो कहीं अच्छे स्कूल का टीचर क्यों ना हो, या वो कहीं ऐसी जगह बैठता हो जहाँ वो लोगों का भला करने के लिए, एनजीओ में हो या साधु महात्मा कोई भी हो, कोई मौलवी हो, कोई भी हो, मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी अच्छी जगह, अच्छी से अच्छी जगह, अगर उसके मन में क्राइम करने का दिमाग में आ गया है तो वो क्राइम करेगा। तो आप उससे उसकी फैमिली
के बारे में नहीं सोच सकते कि उसकी फैमिली का परवरिश कैसा था और फैमिली ने कैसी परवरिश की थी, फैमिली ने कैसा उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सोचिए, सिया को तो सब कुछ दिया उसके माँ बाप ने, सब कुछ दिया है, किसी चीज़ की कमी तो नहीं होनी थी। और सिया जो भी थी कि उसको कोई चीज़ का रेस्ट्रिक्शन नहीं था, खुद उसके प्रोफाइल में क्लब वगैरह जाती थी, सब चीज़ थी, मतलब कहीं ना कहीं उसको फ्रीडम तो थी, बस उस फ्रीडम का वो गलत फ़ायदा उठा रही थी, ये गलत चीज़ें थी। तो उससे कुछ नहीं होता। पेरेंट्स को बदनाम करना और पेरेंट्स को इसमें घसीट लेना कि पेरेंट्स की गलती है, पूरी पेरेंट्स की गलती तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत हो सकती है कि बच्चों पर पेरेंट्स ज़्यादा विश्वास कर लेते, ये सबसे बड़ी गलती होती है पेरेंट्स की, कि वो आँख बंद कर जो बच्चा बताता उस पर विश्वास कर लेते, वो बहुत बड़ी गलती होती है। और पेरेंट्स को थोड़ा क्रॉस चेक करना चाहिए। थोड़ी लाइफ में इंटरफेरेंस भी ज़रूरी है जब तक बच्चा आपके घर में है, पूछना ज़रूरी है, बेटा लेट हुए तो क्यों हुए, कहाँ गए थे, तो ये सब ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। दोस्त बनकर जानिए, ना कि पेरेंट बनकर, तो शायद आंसर अच्छा मिलेगा और बच्चा आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।